नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। अब हम बात करेंगे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग की, वो क्लासिक आइडिया जिसे अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश ज्योग्राफिस्ट हारोल्ड जेफरी ने रिफाइन किया था। प्लेट टेक्टोनिक्स के आने से बहुत पहले साइंटिस्ट समझना चाहते थे कि फोल्डेड माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज, अलेप्स, एंडीज और जो रॉकीज हैं वो इतनी लंबी बेल्ट्स में कैसे उठे और उनकी इतनी टाइट फोल्डिंग कैसे हुई। ब्लॉक माउंटेन्स या वोल्केनिक कोन्स को तो हम फोल्डिंग और इरप्शन से समझ लेते हैं, लेकिन फोल्डेड बेल्ट्स की जो स्टोरी है वो कहीं ज्यादा डीप है, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर सी लेवल से कई किलोमीटर ऊपर अपलिफ्ट होकर जाइंट रिंकल्स में फोल्ड हो जाती है। जेफरी ने कहा अगर अर्थ धीरे धीरे कूल हो रही है तो उसकी आउटर लेयर श्रिंक भी होगी, और यही श्रिंकेज जो है क्रस्ट पर इतना लैटरल कंप्रेशन दे सकती है कि वो बक्कल होकर माउंटेन्स बना दे। जेफरी ने पुरानी कूलिंग एंड श्रिंकिंग अर्थ हाइपोथेसिस को मैथमेटिक्स और जियोफिजिक्स से काफी ज्यादा रिफाइन कर लिया था। उन्होंने हीट लॉस, अर्थ की लेयर स्ट्रक्चर और प्लैनेट के मेजरेबल कॉन्ट्रैक्शन को एक साथ जोड़कर आर्ग्यू किया कि ग्लोबल कूलिंग से क्रस्ट पर साइडवे प्रेशर बिल्ट होगा जो ओरिजिनी यानी कि माउंटेन बिल्डिंग को ड्राइव कर सकता है। ये जो बात है उस समय के लिए काफी बोल्ड लगती थी, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पैलियोमैग्नेटिज्म और रिजिड प्लेट मोशन का जो डेटा था वो अब तक सामने नहीं आया था। फिर भी जेफरी ने जो फ्रेमवर्क दिया था उसने फोल्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जरूरत पर काफी जोर दिया। ये बात जो है बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स में सेंट्रल बात बन गई। जेफरी ने माउंटेन बिल्डिंग के मेन दो सोर्सेस बताए। जो पहला सोर्स है वो है कूलिंग ऑफ अर्थ। आइडिया काफी सिंपल है, समय के साथ जो अर्थ का इंटीरियर स्पेस में हीट लूज करता है। कूलिंग से मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कोई मेटल स्फीयर ठंडी होने पर छोटी हो जाती है। अगर प्लैनेट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी सर्कमफ्रेंस छोटी होगी और आउटर क्रस्ट पर लेटरल प्रेशर आएगा जो उसे फोल्ड करने की तरफ धकेलेगा। और जो दूसरा सोर्स जेफरी ने दिया था वो था डिक्रीज इन अर्थ रोटेशन स्पीड। उनका कहना था कि जियोलॉजिकल टाइम में प्लैनेट की रोटेशन थोड़ी थोड़ी स्लो हुई है। अगर रोटेशन स्लो होती है तो इक्वेटोरियल जो ब्लज है वो कम होता है, मतलब इक्वेटर पर जो हल्का उबार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बना था वो घटता है और क्रस्ट थोड़ी अंदर की तरफ सेटल कर जाती है। ये इनवर्ड सेटलिंग भी साइडवे कंप्रेशन को बढ़ा देती है। जेफरी के हिसाब से ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं, कूलिंग और रोटेशनल स्लोविंग, मिलकर इतना कंप्रेसिव स्ट्रेस दे सकती हैं कि क्रस्ट जो है बक्कल, रैप, फ्रैक्चर या फोल्ड हो जाता है। जेफरी ने इस मैकेनिज्म को लेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन के रूप में समझाया। अर्थ को उन्होंने कॉन्सेंट्रिक शेल्स के अंदर इमेजिन किया। ऊपर जो है थिन और नीचे थिकर लेयर होगी। कूलिंग हमेशा सरफेस से शुरू होकर इनवर्ड जाती है, मतलब आउटर लेयर पहले कूल एंड कॉन्टैक्ट करती है, इनर लेयर उसके बाद में करती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? हर कूलिंग लेयर साइज में थोड़ी छोटी हो जाती है और उसके नीचे जो अभी भी गर्म और कंपैरेटिवली बड़ी लेयर है उसके ऊपर आराम से फिट नहीं बैठती। इसी मिसमैच के कारण अपर शेल्स एक टाइट जैकेट की तरह नीचे वाली लेयर्स पर सेटल होना चाहती हैं। जेफरी ने बोला कि इस सेटलिंग में एक तरीके का नो स्ट्रेन लेयर बन जाती है, यानी कि वो इंटरफेस जहां पे स्ट्रेस रिडिस्ट्रीब्यूट होता है और अपर रीजन में हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव स्ट्रेस बिल्ड करता है, क्योंकि अपर लेयर ज्यादा कॉन्टैक्ट होकर नीचे की बिगर लेयर्स पर एडजस्ट होने की कोशिश करती हैं। जब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस रॉक्स की स्ट्रेंथ को क्रॉस कर देता है तो क्रस्ट स्मूथ श्रिंक नहीं कर पाती, वो बक्कल कर जाती है, फोल्ड बनाती है और कई जगह जो है फोल्ड जनरेट हो जाते हैं, और यही स्ट्रक्चर्स जो है आगे चलकर माउंटेन बेल्ट्स को बनाते हैं। जेफरी ने तो यहां तक एस्टिमेट किया कि जियोलॉजिकल टाइम में अर्थ का रेडियस रफली 13 किलोमीटर तक श्रिंक हुआ होगा। इतना श्रिंक जो है सर्कमफ्रेंस को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक छोटा कर सकता है। जेफरी ने इस प्रोसेस को एक सिंगल स्पाज्म की तरह नहीं सोचा, यानी कि जो एक प्रोसेस के अंदर ही बैंड हो जाए उस तरीके से नहीं सोचा। उन्होंने इसे एक रिदमिक और पीरियोडिक जर्नी की तरह प्रेजेंट किया। कूलिंग जो है वो लगातार चलती रहती है पर ओरिजिनली बर्स्ट में दिखती है। पहले आता है कूलिंग फेज, जहां हीट लॉस जो है वो स्टडी होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस धीरे धीरे अकुमुलेट होती है। फिर आता है क्रिटिकल फेज, जैसे ही अकुमुलेटेड स्ट्रेस रॉक्स की स्ट्रेंथ क्रॉस कर जाती है अचानक फोल्डिंग और फोल्डिंग ट्रिगर हो जाती हैं, बेल्ट्स में अपलिफ्ट होता है। इसे आप जो है माउंटेन बिल्डिंग पल्सेस बोल सकते हो। और इसके बाद आता है क्विसेंट फेज। मेजर एपिसोड के बाद जो है फोर्सेस कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करते दिखते हैं, लेकिन इस टाइम में जो है इरोजन अपना काम करती रहती है और फिर धीरे धीरे अगली कूलिंग ड्राइवन स्ट्रेस अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। जेफरी के अनुसार यही पल्सेस एक्सप्लेन करती हैं कि जियोलॉजी में ओरिजिनी कुछ खास पीरियड्स में कंसंट्रेटेड दिखती है और बीच बीच में जो है रिलेटिवली क्वाइट इंटरवल्स रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शन पर भी जो है जेफरी ने साफ बात रखी। उनके अनुसार मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस वहां जनरेट होना चाहिए जहां स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सामना थिनर वीकर ओशनिक क्रस्ट से होता है, यानी ओशन कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज पर। इसलिए उनको लगा कि मेजर फोल्डेड रेंजेस कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के साथ डेवलप होंगी, जैसे अमेरिका की पैसिफिक फेसिंग साइड पर रॉकीज और एंडीज जो कि नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट के अंदर हैं। डायरेक्शनली जेफरी ने इमेजिन किया कि कंप्रेशन ओशनिक एरिया से कॉन्टिनेंट्स की तरफ पुश करता है, इसलिए कई रेंजेस जो है कोस्टलाइन के रफली पैरेलल रन करती हैं, और जहां पे कंप्रेशन बहुत इंटेंस होगा वहां पुराने माउंटेन चेन्स भी जो है रीजनरेट हो सकते हैं, मतलब कि रिन्यूड अपलिफ्ट और नया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट।
ये जो लॉजिक था, इसको लेकर जेफरी ने अपनी थ्योरी को डिफरेंट सिस्टम पर अप्लाई किया। रॉकीज और एंडीज की लॉन्ग नॉर्थ साउथ बेल्ट्स और उनका पैसिफिक मार्जिन के साथ चलना उनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न था, जो कि ओशन टू कॉन्टिनेंट्स कंप्रेशन की रीडिंग को शूट करती थी। जेफरी ने एलप्स और हिमालयज पर भी अप्लाई करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने खुद माना कि ईस्ट वेस्ट जो ट्रेंड है, ये वाले माउंटेन सिस्टम अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। अगर इनको फुली समझना है तो हमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी कंसीडर करने होंगे। लेकिन जेफरी का जो फ्रेमवर्क था वो यही था, ग्लोबल कूलिंग और जो रोटेशनल स्लोविंग है, ये दोनों मिलकर लेटरल कंप्रेशन को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से लार्ज स्केल फोल्डिंग और अपलिफ्ट माउंटेन बनते हैं। अब इस थ्योरी का फेयर इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि साइंस में स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों को समझना जरूरी है। पहली बड़ी चैलेंज थी इनसफिशिएंट फोर्स की। बाद में कैलकुलेशंस ने दिखाया कि जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन रियलिस्टिकली कूलिंग से मिल सकती है, वो इतनी नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट्स को टाइट फोल्ड्स में पैक कर पाए। जो रिक्वायर्ड स्ट्रेस है वो कहीं ज्यादा है। और दूसरी बात, इंटरनल लेयरिंग अजम्पशन, ये काफी सिंपल थी। बाद में सिस्मोलॉजी, हीट फ्लो स्टडीज और मिनरल फिजिक्स ने दिखाया कि अर्थ का इंटीरियर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक सेल्स और यूनिफॉर्म कूलिंग वाली पिक्चर रियलिटी से मैच नहीं करती। और जो थर्ड जो बात थी, मॉडल में जो प्लेट मूवमेंट्स एब्सेंट थी। मिड 20th सेंचुरी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स के एविडेंस आने के बाद यह क्लियर हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन का सबसे कन्विंसिंग सोर्स है रिजिड लिथोस्फेरिक प्लेट्स का कन्वर्जेंस और कोलिजन। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। पैसिफिक मार्जिन पर कुछ चीजें इस मॉडल से मेल खाती हैं, लेकिन अगर बात करें अलैप्स और हिमालय जैसे ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की, और इनके अलावा वो माउंटेन चेन जो मॉडर्न ओशनिक मार्जिन से दूर हैं, उनको ये मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ऑनगोइंग हीट का सोर्स। अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव डीके जो है लगातार हीट जनरेट करता है, इसलिए प्लेनेट सिंपली और यूनिफॉर्मली कूल नहीं रहा। ये जो कंटिन्यूअस हीटिंग ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन वाले सिंपलिस्टिक ट्रेंड को काफी वीक कर देती है। लेकिन फिर भी हम जो जेफरी का आइडिया था उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। मॉडर्न पर्सपेक्टिव के अंदर जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जेफरी पार्शली सही थे। थर्मल प्रोसेसेस क्रिस्टल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट रियल है, और अर्थ की रोटेशन भी टाइम के साथ थोड़ी स्लो हुई है। ये सब जो सरफेस स्ट्रेस फील्ड को इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी इंजन जो फोल्डेड माउंटेन्स बेल्ट को बर्थ देता है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट का मूवमेंट्स, कोलिजन, सबडक्शन और साथ में मेंटल कन्वेंशन से मिलने वाले ड्राइविंग फोर्सेस जैसे कि स्लैब पुल और रिज पुश। तो जेफरी ने कहा था कि प्लेनेट कूलिंग की वजह से आउटर शेल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इनर अभी भी रिलेटिवली गर्म है, मिसमैच से जो है अपर लेयर में लेटरल स्ट्रेस बिल्ट हो जाती है, कहीं पे रॉक स्ट्रेंथ क्रॉस हो जाती है और क्रस्ट स्मूथ श्रिंक नहीं कर पाती, ये बक्कल कर जाती है, फोल्ड डेवलप हो जाते हैं और कहीं कहीं जो है फोल्ड्स ब्लॉक भी बनते हैं। और एपिसोडिक पल्सेस के अंदर जो है ओरिजिन ही दिखती है, माउंटेन बिल्डिंग दिखती है, कूलिंग फेज, फिर क्रिटिकल फोल्डिंग फेज, उसके बाद क्विसेंट फेज। जेफरी ने कहा था कि ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन्स पर स्ट्रेस ज्यादा दिखेगा, इसलिए रॉकीज एंडीज जैसे कोस्टल पैरेलल बेल्ट्स प्रोमिनेंट दिखते हैं। कहीं कंप्रेशन इंटेंस हुआ तो पुरानी रेंज जो है वो भी राइज कर सकती हैं, उनका भी रिजुनेशन हो सकता है। ये सब जो है जेफरी का पूरा आइडिया था। अगर हम मॉडर्न अपडेट को इसके अंदर जोड़ें तो हमें पता है कि सी फ्लोर मैपिंग कहती है कि न्यू क्रस्ट मिड ओशनिक रिजेस पर बनती है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट प्रूफ देते हैं कि ओशन एक्सपेंड हुए हैं। डीप सी ट्रेंचेस पर प्लेट सबडक्ट होकर मेंटल में वापस जाती हैं। पेनी ऑफ जोन्स पर डीप फोकस अर्थक्वेक्स जो हैं प्लेट डिसेंट को दिखाते हैं। ये सारा डेटा बताता है कि लेटरल कंप्रेशन का असली ड्राइवर जो है प्लेट कन्वर्जेंस है। इंडियन प्लेट का नॉर्थवार्ड ड्रिफ्ट और उसकी यूरेशियन प्लेट में कोलिजन उसी का सबसे आइकॉनिक एग्जांपल है, जिसने टेथिस के सेडिमेंट्स को स्क्वीज करके हिमालय को उठा दिया। हालांकि जेफरी की थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ने माउंटेन बिल्डिंग की डिबेट में क्रूशियल स्टेप दिया। उसने सिखाया है कि फोल्डेड बेल्ट्स को समझने के लिए लेटरल कंप्रेशन सेंट्रल है और ओरिजिन एपिसोडिक भी हो सकती है। हालांकि उसकी लिमिटेशन थी, जो कि इनसफिशिएंट फोर्सेस, सिंपलिस्टिक लेयरिंग, प्लेट मोशन की अनदेखी, इन सब को बाद में जो है मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स ने एड्रेस किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये आज का जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।